जनरल ज़ियाउल हक के दौर इक़्तिदार में सऊदी अरब में एक ऐसा हौलनाक वाक़या पेश आया जिसने पूरी इस्लामी दुनिया को हिला के रख दिया। नवंबर 1979 में तकरीबन 500 मुसल्लह अफराद ने अचानक खाना काबा पर कब्ज़ा कर लिया। यह हमला न सिर्फ गैर मुतवक्के था बल्कि रूहानी और सियासी एतबार से भी एक ज़लज़ला साबित हुआ। सऊदी फ़ौजी दस्तों ने फ़ौरी तौर पर खाना काबा को आज़ाद कराने की कोशिश की, लेकिन ये ऑपरेशन नाकाम रहा और सऊदी अफवाज को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा। सूरत हाल की संगीनी को देखते हुए सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान और फ्रांस से मदद तलब की। पाकिस्तान की जानिब से एसएसजी कमांडोज को हरम काबा की हिफाजत और ऑपरेशन के लिए रवाना किया गया। 2 हफ्ते की मुसलसल, खामोश और जान जोखों की जद्दोजहद के बाद बिलाखिर खाना काबा को हमलावरों से आज़ाद करा लिया गया। इस कार्रवाई में हमलावरों के सरबराह जहीमान को 60 साथियों समेत जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया। इस कामयाब ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई ताउन नई बुलंदियों तक पहुंच गया। मुस्लिम दुनिया में जनरल ज़ियाउल हक को एक हीरो के तौर पर देखा जाने लगा और आज भी पाक फौज को मकामात मुकद्दसा की मुहाफिज फौज के तौर पर याद किया जाता है। लेकिन जहां ये वाक़या ज़ियाउल हक के लिए वक़ार और शोहरत का बायस बना, वहीं सियाचिन पर भारतीय कब्जा उनकी साख को शदीद नुकसान पहुंचाने वाला साबित हुआ। जब भारत ने सियाचिन पर कब्जा किया तो जनरल ज़ियाउल हक का ये बयान सामने आया, सियाचिन पे तो घास भी नहीं उगती। वो सियाचिन वापस ना ले सके। अलबत्ता बाद में उन्होंने भारत को एटमी जंग की धमकी देकर दोनों ममालिक को एक बड़ी तबाहकुन जंग से ज़रूर बचा लिया। ये वाक़या 1987 में पेश आया जब भारत ने ब्रास टेक के नाम से राजस्थान में बड़ी जंगी मशकें शुरू की। जनरल ज़िया को खुफिया इत्तलात मिली कि भारत इन मशकों की आड़ में पाकिस्तान पर हमले की तैयारी कर रहा है। ज़ियाउल हक ने एक गैर मामूली सिफारती चाल चली। वो पाक भारत टेस्ट मैच देखने के बहाने बिन बुलाए भारत पहुंचे और भारतीय वज़ीर आज़म राजीव गांधी से मुलाकात की। इस मुलाकात में जनरल ज़िया ने 2 टोक पैगाम दिया। अगर भारत ने जंग छेड़ी तो पाकिस्तान जवाब में जौहरी हथियार इस्तेमाल करेगा। ये वार्निंग कारगर साबित हुई। राजीव गांधी ने भारतीय फौज को पाकिस्तानी सरहदों से पीछे हटा लिया और एक मुमकिना जंग टल गई। जनरल ज़ियाउल हक को आइन से खास चिढ़ थी। वो कहा करते थे, ये 12 सफ़हात का किताबचा है, जब चाहो फाड़ कर फेंक दो। इसी सोच के तहत वो आइन में अपनी मर्जी की तरामीम करते रहे ताकि इक़्तिदार पर गिरफ्त मजबूत रहे। उन्होंने दस्तूर की इस्लामाइजेशन का अमल शुरू किया। गली महल्लों में नमाज के लिए सलात कमेटियां बनी, बैंक अकाउंट से ज़कात कटने लगी, अदालतों में काजी मुकर्रर हुए और शरई सज़ाएं नाफिज की गईं। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल, शरीयत कोर्ट और रोयते हलाल कमेटी का क़याम भी इसी दौर की यादगार है। इसी दौर में तौहीन मजहब पर सज़ाए मौत मुकर्रर हुई और आइन में आर्टिकल 62 और 63 शामिल किए गए, जिनके तहत हर रुकन असेंबली को सादिक और अमीन होना लाजिम करार दिया गया। बाद के बरसों में इसी शक के तहत एक वज़ीर आज़म और एक वज़ीर ख़ारजा ताहियात नाअहल भी हुए। ज़ियाउल हक ने 8वीं तरमीम के ज़रिए बदनामे ज़माना आर्टिकल 58(2) भी मुतारिफ कराया, जिसके तहत सदर को असेंबलियां तोड़ने का इख्तियार मिला। दिसंबर 1984 में जनरल ज़िया ने मुल्क की रेफरेंडम करवाया। सवाल ये था, अगर आप इस्लामी निज़ाम चाहते हैं तो क्या ज़ियाउल हक अगले 5 साल सदर रहें? रेफरेंडम में बच्चों तक को वोट डालने की इजाज़त दी गई और नतीजा वही निकला जो मुतवक्के था। ज़ियाउल हक 97.7% अक्सरियत से कामयाब करार पाए। कैसी सितम ज़रीफ ने तब कहा था, ज़ियाउल हक इस्लाम के नाम पर ख़ुद को नाफिज करते रहे। तमाम इख्तियारात समेटने के बाद 1985 में गैर जमाती इंतखाबात करवाए गए, जिससे मुल्क में बरादरी इज़्म को फ़रोग मिला। असेंबली में वोटिंग कराने के बजाय जनरल ज़िया ने अपनी मर्जी से मोहम्मद खान जुनेजो को वज़ीर आज़म बना दिया। बेशतर अरकान असेंबली एक दूसरे से पूछते फिर रहे थे, ये मोहम्मद खान जुनेजो कौन है? ज़िया का ख्याल था कि जुनेजो उनके मुकम्मल ताबे रहेंगे, लेकिन ऐसा ना हो सका। जुनेजो सियासतदान थे और ख़ुद को अवाम के सामने जवाबदेह समझते थे। उन्होंने इख्तियारात संभालने की कोशिश शुरू कर दी।
اور کئی معاملات میں جنرل ضیاء سے مشورہ بھی طرد کر دیا۔ افغانستان سے روسی انخلا کے لیے جنیوا کنونشن پر جنیجو نے ضیاء کی اجازت کے بغیر دستخط کر دیے۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں ان کی قسمت کا فیصلہ ہو گیا۔ جنرل ضیاء نے اپنی ہی آئینی ترمیم 58(2)B استعمال کرتے ہوئے جنیجو حکومت برطرف کر دی۔ ضیاء دور میں ملکی معیشت نسبتاً بہتر رہی۔ پاکستان فرنٹ لائن اسٹیٹ بن چکا تھا، امریکی پابندیاں ختم ہوئیں، امداد آئی، یورپی ممالک قریب آئے اور لاکھوں پاکستانی بیرون ملک روزگار کمانے گئے۔ لیکن ناقدین اسے مصنوعی ترقی اور امریکی امداد کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ یہ تو ضیاء الحق کے دور کی سیاسی کہانی تھی، مگر اصل کہانی ابھی باقی ہے۔ وہ کون سا واقعہ تھا جس نے جنرل ضیاء اور امریکہ کو افغان جنگ میں دھکیل دیا؟ وہ کون سا 43 منٹ کا کمانڈو آپریشن تھا جس نے ایک سپر پاور کو توڑ دیا؟ اور جنرل ضیاء نے روس کا گرم پانیوں تک پہنچنے کا خواب کیسے ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا؟ جنرل ضیاء الحق کے پورے دور پر سوویت روس کے ایک خفیہ آپریشن کی گہری چھاپ نظر آتی ہے۔ ایک ایسا آپریشن جس نے نہ صرف افغانستان بلکہ پوری دنیا کی تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ اس آپریشن کا نام تھا اسٹارم 333۔ اسٹارم 333 27 دسمبر 1979 کو روسی اسپیشل فورسز نے کابل میں افغان صدر حفیظ اللہ امین کے صدارتی محل پر حملہ کیا اور انہیں وہیں قتل کر دیا۔ چند ہی لمحوں میں افغانستان پر ماسکو کی مرضی کی حکومت مسلط کر دی گئی۔ یہ پورا آپریشن صرف 43 منٹ پر مشتمل تھا، مگر انہی 43 منٹوں نے ایک ایسی جنگ کی بنیاد رکھ دی جو پورے 10 سال تک جاری رہی۔ یہ جنگ ساڑھے 12 لاکھ سے زائد انسانوں کی جان لے گئی، کروڑوں لوگوں کو دربدر کر گئی اور پورے خطے کو آگ اور بارود میں جھونک دیا۔ بالآخر ایک سپر پاور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اور دنیا میں امریکہ واحد سپر پاور بن کر ابھرا۔ ان تمام تبدیلیوں کو جنرل ضیاء الحق بڑی گہری نظر سے دیکھ رہے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ سوویت روس کا اصل ہدف صرف افغانستان نہیں بلکہ افغانستان کے راستے پاکستان تک پہنچنا اور آخر کار گوادر کی بندرگاہ پر قبضہ کرنا تھا تاکہ گرم پانیوں تک رسائی حاصل کی جا سکے۔ اس وقت بھارت اور روس جنگی اتحادی تھے۔ جنرل ضیاء کو یہ بھی خطرہ تھا کہ افغانستان میں روس اور بھارت کی حامی حکومت پاکستان کے لیے ایک مستقل اور سنگین خطرہ بن جائے گی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہی سوچ امریکہ کے مفاد میں بھی امریکہ چاہتا تھا کہ روس کو افغانستان میں روکا جائے، اسے ایک طویل جنگ میں الجھا کر اندر سے کمزور کر دیا جائے۔ یوں پاکستان کو فرنٹ لائن اسٹیٹ بنا دیا گیا۔ سعودی عرب کی مالی مدد سے افغان مجاہدین کی تیاری شروع ہوئی۔ امریکہ اور سعودی عرب اس جنگ کے لیے پیسہ فراہم کر رہے تھے، جبکہ پاکستان اور دیگر اسلامی ممالک سے سادہ لو مسلمانوں کو جہاد کے نام پر افغانستان بھیجا جا رہا تھا۔ آج خود سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اس حقیقت کو کھلے لفظوں میں تسلیم کرتے ہیں کہ 1979 کے بعد خطے میں بہت کچھ منصوبہ بندی کے تحت بدلا گیا۔ یوں جنرل ضیاء، امریکہ اور سعودی عرب سوویت روس کے خلاف ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے۔ اس وقت پاکستان امریکی پابندیوں کی وجہ سے اسلحہ اور جدید ٹیکنالوجی سے محروم تھا۔ امریکی صدر جیمی کارٹر نے سوویت جنگ کے بدلے پاکستان کو $40 کروڑ امداد کی پیشکش کی۔ جنرل ضیاء نے اس پیشکش پر وہ تاریخی جملہ کہا، یہ مونگ پھلی کے دانے اپنے پاس ہی رکھیں۔ دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ صدر جیمی کارٹر واقعی مونگ پھلی کے فارم کے مالک تھے۔ امریکی میڈیا نے اس فکرے کو خوب اچھالا اور جنرل ضیاء کو سرخیوں میں لے آیا، مگر جلد ہی تاریخ نے پلٹا کھایا۔ 1981 میں جیمی کارٹر اقتدار سے نکل گئے اور رونلڈ ریگن امریکہ کے صدر بن گئے۔ ریگن کاروباری ذہن رکھتے تھے اور سودے بازی جانتے تھے۔ انہوں نے پاکستان کے لیے خزانوں کے دروازے کھول دیے۔
3 अरब 20 करोड़ डॉलर का इमदादी पैकेज, तमाम मुआशी पाबंदियां ख़त्म, जदीद तरीन F-16 तैयारों की फ़रोख्त की इजाज़त। उन F-16 तैयारों ने कई बरसों तक पाक फ़ज़ाइया को भारतीय फ़ज़ाइया पर बरतरी दी। जनरल ज़िया ने इसी दोस्ती का फ़ायदा उठाते हुए 34 F-16 तैयारे और पाक बहरिया के लिए हार्पून मिसाइल भी हासिल किए। जनरल ज़िया के मुतालबे पर अमेरिका ने पाकिस्तान के आटमी प्रोग्राम को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। अफ़गान जंग के दौरान पाकिस्तान ने खुफिया तौर पर अपना जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल किया और कोल्ड टेस्ट के ज़रिए आटमी सलाहियत साबित कर दी, बग़ैर धमाके के। अगरचे अमरीकी कांग्रेस ने बारहा पाबंदियां लगाने की कोशिश की, मगर जनरल ज़िया चार्ली विल्सन जैसे बाअसर दोस्तों की मदद से हर कोशिश नाकाम बनाते रहे। 10 बरस तक अमरीका और सऊदी अरब हर साल तकरीबन 60 करोड़ डॉलर मुजाहिदीन पर खर्च करते रहे। कहा जाता है कि सऊदी अरब हर अमरीकी डॉलर के बदले $1 खुद देता था। पाबंदियां खत्म होने के बाद फ्रांस समेत यूरोपीय मुमालिक से पाकिस्तान को जदीद हथियार मिलने लगे। इधर पाकिस्तानी खुफिया इदारे मुजाहिदीन की तरबियत कर रहे थे और सऊदी इमदाद से मदारिस का जाल बिछाया जा रहा था ताकि जंग के लिए मुसलसल अफरादी कुव्वत मिलती रहे। इसी दौर में उसामा बिन लादेन अफगानिस्तान पहुंचे। इस सब के बावजूद रूस को शिकस्त देना आसान नहीं था। सोवियत फ़ज़ाई ताकत मुजाहिदीन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बनी हुई थी। तब अमेरिका ने एक ऐसा हथियार मुतारिफ कराया जिसने जंग का पांसा पलट दिया। यह हथियार क्या था? इसने रूस को कैसे घुटने टेकने पर मजबूर किया और पाकिस्तान के अंदर इसने किस तरह तबाही के बीज बोए? ये जानने के लिए देखिए अगली किस्त। अगर आपने इस सीरीज की बाकी अक़सात नहीं देखे तो यहाँ टच करें और यहाँ देखें कैसे एक दौर पाकिस्तान को हमेशा के लिए बदल गया। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद हैं और आप क्यूरियोसिटी के इस सफ़र में हमारे साथ चलना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। शुक्रिया।